Very pleasant morning to all my lovely students. This is your last topic of your chapter number 4, Mughal Empire. Now we have discussed so many rulers of this dynasty. After that, how they rule, how their administration was. So this lecture is about the administration कि सभी ने ऐसे कौन-कौन से काम किए, किस तरह से उन्होंने अपना चेन पूरा चलाया एडमिनिस्ट्रेशन का, कौन-कौन से लोग अपॉइंट थे, किस पर्सन का क्या वर्क था, उसको क्या कहा जाता था, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस लेक्चर में देखेंगे. फाइन. सो अबाउट द Mughal administration, first I will tell you that from where we have got the information about the Mughal administration. So in previous first lecture I have also explained that Ain-e-Akbari was the book which was written by Abul Fazl. Fine. It was a reliable sources for knowing about the administration, especially Akbar. Fine. So क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से उन्होंने रूल किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मनसबदारी सिस्टम क्या था, किस तरह से डिविजन्स थे बने हुए मुगल एम्पायर की, वो सारी चीज़ें. सो आई एम एक्सप्लेनिंग अकॉर्डिंग टू योर बुक. देयर इज पेज नंबर 41, पेज नंबर 41. सो कम विद योर बुक so you can understand better way in the administrations of the Mughal dynasty. Fine students. So page number 41. So students, let's start the topic of the Mughal Empire. Of this chapter we are doing the administrations of the Mughal dynasty. Fine. In previous lecture we have discussed about the Jahangir, about the Shah Jahan, and last powerful Mughal ruler was Aurangzeb. Now I am explaining the Mughal administration. So listen carefully. I am explaining the according to your book. First is Mughal administration. The Ain-e-Akbari authored by the Abul Fazl. पहले भी कर चुके, किसने लिखी थी? Ain-e-Akbari, Abul Fazl ने. Provides us with a great deal of the information about the system of administration as it's existed during this period. और इस बुक से हमें बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है किसके बारे में? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. नाउ सबसे पहले अबाउट द मुगल एम्परर. द मुगल एम्परर हेल्ड द एब्सोल्यूट पावर एंड ऑल डिसीजंस ऑफ द स्टेट वर कैरिड आउट इन हिज नेम. जितने भी डिसीजंस थे या जो भी फरमान थे वो किसके नाम पर होते थे? सिर्फ और सिर्फ राजा, यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास थी? मुगल एम्परर के पास. सेकेंड इज द एम्परर वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ इन द आर्मी एंड द चीफ अथॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ जस्टिस. दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अकबर जो भी रूलर्स रहे वो कमांडर इन चीफ थे, यानी कि सेना के जो कमांडर चीफ कौन थे? खुद रूलर. फाइन. और जो जस्टिस की जो सुप्रीम अथॉरिटी थी वो भी किसके पास थी? राजा ने अपने पास ही रखी थी. The nobles and other important officers in the empire owned his positions to the emperor. अब जो nobles थे, जो राजदरबारी थे, important officials थे, उन्हें कौन अपॉइंट करता था? एम्परर, यानी खुद राजा अपॉइंट करता था. This centralization of authority with the emperor was the key feature of the administrative structure of the Mughal empire. और ये जो centralization था, यानी जितनी भी शक्तियाँ थी या पावर्स थे वो किसके पास थे? एम्परर के पास. और यही की फीचर्स था कि वो इतना उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना सक्सेस हो पाया. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. The central administration machinery was based on the division of power among the various departments, each under the change of the मिनिस्टर. अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे बहुत सारा, और सभी के जो पावर्स थे या सभी के वर्क थे डिफरेंट थे. यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑफिशियल एंड फंक्शन, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सबसे पहले ऑफिशियल, दीवान और दीवाने आला. इसका क्या काम था? ही हैड द रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करने का काम करते थे. रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द एम्पायर. जितनी भी इनकम होती थी और उसे कहाँ पर खर्च करना है वो सारा लेखा जोखा कौन रखता था? दीवान और दीवाने आला. नेक्स्ट इज मीर बख्शी. दूसरा जो ऑफिशियल था इम्पोर्टेंट वो कौन था? मीर बख्शी.
the head of the military department and head of the nobility and the intelligence agency. जो मिलिट्री जो डिपार्टमेंट इसी के अंडर में था, इंटेलिजेंस यानी कहाँ से कौन सी न्यूज़ कलेक्ट करनी है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ों का पता रखता था. मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द दाग एंड चेहरा. दाग एंड चेहरा के बारे में हम पढ़ चुके हैं. जो आर्मी में जितने भी हॉर्सेस होते थे या जो सोल्जर्स होते थे, सैनिक होते थे, उन्हीं से रिलेटेड जो वर्क है वो मीर बख्शी का काम था. नेक्स्ट इज मीर समन. मीर समन in charge of royal workshops and the provide the provisions of the royal household. घर का जो जितना भी वर्क होता था पैलेस का, महल का, वो इसके अंडर में था. इसके बाद चीफ काजी एंड चीफ सरदार. काजी यानी हेडेड ऑफ द जुडिकल डिपार्टमेंट. ये सारा जितने भी जुडिकल डिपार्टमेंट है, न्याय से रिलेटेड काम करता था. रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल चैरिटेबल एंड द रिलीजियस एंड एंडाउनमेंट. जितने भी धार्मिक मसले थे या फिर जो चैरिटी का वर्क होता था वो सब किसके अंडर में होता था, चीफ काजी. इसके बाद है मुहतसब. मुहतसब एक ऐसा वर्ड है जो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. वो कोर्ट के जितने भी ऑर्डर्स हैं उन्हें क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था, उन्हें फॉलो करवाता था. एंड मेंटेनेंस द पब्लिक ऑर्डर एंड द डेकोरम. उसे पब्लिक ऑर्डर्स को जो भी आए राजा की तरफ से उसे मेंटेन करता था. फाइन. अब यहाँ पे मनसबदारी सिस्टम है. उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ द मुगल एम्पायर. कौन कौन थे, सबसे पहले डिवीज़न. ये हमने दिल्ली सल्तनत में भी किए थे, उसका डिफरेंट है और इनका थोड़ा सा डिफरेंट है. कुछ चीज़ें सेम भी होंगी. सबसे पहले जो डिवीज़न है, नीचे से मैं शुरू करती हूँ. विलेज सबसे छोटी यूनिट थी. उसका जो हेड था उसको क्या कहते थे, मुकद्दम या फिर पटवारी. उसका काम क्या होता था, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड लैंड रिकॉर्ड्स अलॉन्ग विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. यानी गांव में जितने भी वर्क है, लॉ मेंटेन करना, लैंड रिकॉर्ड रखना, रेवेन्यू कलेक्ट करना, वो किसका काम था, मुकद्दम और पटवारी. नाउ सेकंड जो यूनिट है, यानी जिसमें कुछ विलेज, यहाँ पे सिंगल विलेज है, यहाँ पे बहुत सारे विलेज, कंप्राइज ऑफ सेवरल विलेजेस, जिसे कहते थे परगना. परगना जो है, इसका जो हेड था वो था सिक्केदार एंड द आमिल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल. इसकी क्या काम था, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ ऑर्डर रिकॉर्ड्स. इसका भी सेम ही वर्क था. ये एक सिंगल विलेज का करता था, मुकद्दम और पटवारी, और ये बहुत सारे सेवरल विलेजेस का. इसके बाद जो बहुत सारे विलेजेस हैं उसके एक यूनिट बनती है, उसका नाम है सरकार. ठीक है, सरकार हेडेड बाय द फौजदार. इसका जो हेड था वो कौन था, फौजदार. लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर, इसका काम था. उसके बाद सबसे जो बड़ी यूनिट थी, जो प्रोमिनेंस था, उसे क्या कहा जाता था, सूबा. गवर्न बाय द सूबेदार. इसका हेड कौन होता था, सूबेदार. लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, अंडरटुक द एक्टिविटीज सच एज बिल्डिंग वॉल्स, रेस्ट हाउसेज, रोड्स एंड सो ऑन. ये सारा काम करता था. अब डिवीजन में देखिए, सबसे पहले सूबा है, उसके बाद सरकार, उसके बाद परगना और उसके बाद विलेज. हेडेड बाय द सूबेदार, फौजदार, शिक्कदार, मुकद्दम और पटवारी. ठीक है, अब हम करेंगे बात द मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम क्या था मुगल का जो था. इन देयर एंडवेयर ऑफ पे अटेंशन टू द आर्मी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द मुगल इंट्रोड्यूस अ यूनिक सिस्टम ऑफ रैंक एंड लिंक द सेम ऑफ द लोकल एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब किसी भी एरिया ने आर्मी में एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल को एक नया यूनिक सिस्टम था जो किस पर बेस्ड था, रैंक, कि किसकी रैंक कितनी होगी, लैंड रेवेन्यू कितना होगा. दिस यूनिक, नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम, जो इसका जो दूसरा जो पार्ट है ये, हाँ, सिस्टम वाज रिफर्स टू अ मनसबदारी सिस्टम. इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर. और इससे किसने इंट्रोड्यूस किया, अकबर ने. याद रखेंगे, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया इसे. अंडर दिस सिस्टम, अब इस सिस्टम में कई बार पूछा जाता है मनसबदारी सिस्टम को एक्सप्लेन करो. अंडर दिस सिस्टम ईच ऑफिसर्स नोन एज अ मनसबदार वाज गिवन अ रैंक ऑफ अ मनसब. और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी जो ऑफिसर्स थे उन्हें क्या कहा जाता था, मनसबदार. और उन्हें एक रैंक दी जाती थी, और क्या कहा, उस रैंक को क्या कहते थे, मनसब.
It was a grading system used to fix the rank, salary and military responsibilities of the officer. और इसी ग्रेडिंग सिस्टम थी जिस पर रैंक फिक्स होती थी, उनकी सैलरी फिक्स होती थी, यानी जिसको जितना ज़्यादा रैंक होगी, जितना ज़्यादा मनसबदार होगा, उसकी सैलरी, उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. द रैंक वर डिवाइडेड इनटू जाट एंड सवार. उसके बाद जो ये रैंक थी वो किस में डिवाइड थी? जात एंड सवार. जात फिक्स द मनसबदार पर्सनल स्टेटस एंड सैलरी. जात से उसकी पर्सनल स्टेटस किसकी और उस मिलिट्री ऑफिशियल्स की सैलरी और स्टेटस डिसाइड होता था. एंड द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज नोबल्स पोजीशन इन द रॉयल कोर्ट. जिसकी जितनी ज़्यादा जात होती थी, जात एक रैंकिंग सिस्टम है ना, उतना ही उसका प्रेस्टिजियस होता था, नोबल पोजीशन होती थी. कहाँ पर? कोर्ट में. एंड ही ऑल्सो ड्रू अ हायर सैलरी. और उसको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती थी. द लोएस्ट रैंक वॉज द 10 एंड हाइएस्ट रैंक वॉज द 5000 फॉर नोबल्स. अब देखिए रैंक की बात आ गई तो यहाँ सबसे लोएस्ट रैंक थी 10 और सबसे हाइएस्ट थी 5000. सवार इंडिकेट द नंबर ऑफ क्लेवरी मैन एंड मनसबदार कुड कीप. कितने क्लेवरी मैन हैं, घुड़सवार हैं, पैदल सैनिक कितने रख सकते हैं मनसबदार, ये डिसाइड करता था. एंड मनसबदार रिसीव देयर ओन सैलरी इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड द जागीर. और मनसबदार जो है उन्हें क्या दी जाती थी? जागीर दे दी जाती थी, लैंड दे दिया जाता था जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन जागीरों से, और उसी से उनकी सैलरी भी आती थी. सिंस द जागीर वर नॉट हेरिडेटरी, क्योंकि ये जागीर जो थी हेरिडेटरी नहीं होती थी. हेरिडेटरी मतलब वन जनरेशन टू अनादर ट्रांसफ़र नहीं होती थी. अगर कोई मनसबदार है, अपनी पोजीशन पे है, तो उसे जागीर दी जाती थी. उसकी जगह दूसरा आता था तो वो जागीर उसको दी जाती थी. द मनसबदार नॉट एंजॉय द राइट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस फ्रॉम द लैंड असाइन टू देम. तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम तक उसको जो पावर्स दिए गए रेवेन्यू कलेक्शंस के उसे एंजॉय नहीं कर पाते थे. तब तक ही रहते थे जब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहते थे. अ मनसबदार जनरली entered service at a low rank but rose higher through loyalty. मनसबदार जो है एक अच्छी सर्विस थी, जिनकी भी लो रैंक थी, बट वो बहुत ही लॉयलिटी के साथ क्या करते थे? वर्क करते थे. फाइन. सो योर चैप्टर इज़ ओवर. ये कुछ यहाँ पर चैप्टर क्लिक लिस्ट है, जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, जो भी हमने टॉपिक डिस्कस को रीड करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर इज़ ओवर. अब हम चैप्टर कर चुके हैं जहांगीर के बारे में, अकबर के बारे में, सभी जो मुग़ल रूलर्स के बारे में, और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में. सो कीप लर्निंग. एक बार रिवाइज करेंगे सारा चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.